हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल से पहले के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। अब तक हम इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के 3 पार्ट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4th है। अगर आपने लास्ट 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो आज हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे चलते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल से पहले हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज पर बात की थी। हमने उसके क्वेश्चंस किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे, सीबीएसई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करे थे। सो आज हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे चलते हैं। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, हमने सीरीज में एक चीज़ देखी थी। सीरीज में हमारा करंट सेम रहता था, बट पैरेलल में अपोजिट होता है। सीरीज में हमारा करंट सेम होता था एंड वोल्टेज डिफरेंट होते थे, बट इन पैरेलल सर्किट्स यानी जो हम पढ़ेंगे इन पैरेलल रेजिस्टेंसेस, उसमें हमारा वोल्टेज सेम रहेगा। ओके, सो इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज रिमेन्स सेम। पैरेलल सर्किट में हमारे वोल्टेज सेम रहेंगे। सो द टोटल करंट आई, तो जो टोटल करंट आई होगी वो इक्वल होगी सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ कॉम्बिनेशन। आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है, उसमें पहला रेजिस्टेंस सपोज करिए R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। इन तीनों रेजिस्टेंस का अपना अलग अलग करंट मिलेगा, क्योंकि जब बैटरी से करंट निकलेगी तो करंट डिवाइड्स हो जाएगी, बट सीरीज सर्किट में करंट डिवाइड नहीं होती थी। सो लेट आर पी विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, हमने यहाँ पर आर पी सपोज किया है इक्विवेलेंट रजिस्टर्स को। सो अब हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ में। हम जानते हैं ओम लॉ का फॉर्मूला होता था V इक्वल्स टू आई आर। जब I का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो I का I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। आर यहाँ पर हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे? आर हम यहाँ पर वो यूज़ करेंगे जो इन तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से आएगा। ये तीनों रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। सो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट आएगा वही इसमें हम यूज़ करेंगे। देन आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर पी। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर। अभी तक हमने तीनों के कॉम्बिनेशन पर ओम्स लॉ अप्लाई किया था, अब हम पर्टिकुलर एक एक रजिस्टर्स पर अप्लाई करेंगे। तो I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू एंड I3 की वैल्यू एंड I की वैल्यू हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, V कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन RP की वैल्यू आ गई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही होता है हमारा नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेट रेजिस्टेंस, अफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पैरेलल केसेस में होता है 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दस वी में कंक्लूड दैट, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। हमने देखा था 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, तो यही मेन आपका फॉर्मूला होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का था R सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। रेजिस्टेंस का नंबर अगर ज़्यादा है या रेजिस्टेंस का नंबर अगर कम है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 ही रेजिस्टेंस है तो आप 2 ही तक यूज़ करेंगे, जैसे R1 प्लस R2 इन सीरीज केस। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें हमारी रेजिस्टेंस की 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। इसको हमने 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में पैरेलल में कनेक्ट किया है। इसमें वोल्टेज रहेगा सिमिलर बिकॉज दिस इज अ पैरेलल केस। नाउ आपको फर्स्ट पार्ट पूछा है इसमें द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ओके, ईच तो हमने फर्स्ट वाले के लिए देखा, R1 के अक्रॉस हमने जब करंट देखा, हम फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ वाला V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर हमको I1 फाइंड करना है। I1 फाइंड करना है तो हम रेजिस्टेंस भी R1 वाला यूज़ करेंगे, बट V इज कॉमन फॉर ऑल। सो I1 निकालने के लिए 12 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2.4 एम्पियर की करंट होगी। ओके, सेकंड करंट निकालने के लिए हम R2 रजिस्टर का यूज़ करेंगे। R2 की वैल्यू थी हमारे पास 10 और वोल्टेज की वैल्यू थी हमारे पास 12, तो 12 अपॉन 10। थर्ड वाला भी आप इसी तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट इसका आया है द टोटल करंट इन द सर्किट। सर्किट में टोटल करंट कितनी है? जब आप I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, I3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 एम्पियर। गाइज ध्यान रखिए, रिमेंबर करिए कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल के केसेस में हमारे करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है फॉर ऑल, बट सीरीज में करंट की वैल्यू हमारी सिमिलर होती थी। सीरीज में हमारी वोल्टेज की वैल्यू डिफर होती है, बट पैरेलल केसेस में हमारी वोल्टेज की वैल्यू सिमिलर होती है। थर्ड पार्ट आया इसका
द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में टोटल सर्किट। अब ये पैरेलल केसेस है, किसके केसेस हैं ये? पैरेलल के केसेस हैं। पैरेलल के केसेस के लिए मैंने आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 5, 10 एंड 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 30। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3। रेसिप्रोकल करने पर आंसर कितना आ जाएगा? 3 ओम। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक वायरिंग, सीरीज या फिर पैरेलल। हम अपने होम में जो वायरिंग यूज़ करते हैं वो सीरीज होती है या फिर पैरेलल होती है, हमको ये पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डोमेस्टिक वायरिंग बिकम्स पैरेलल। जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, जो हम घरों में वायरिंग करते हैं, वो हमारी कैसी होती है? पैरेलल। इसके कुछ एडवांटेज हैं पैरेलल सर्किट को होम में या डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ करने के लिए। हम सीरीज वायरिंग का घर में यूज़ क्यों नहीं करते, इसकी डिसएडवांटेज भी आपको आगे बताई जाएंगी। तो इन पैरेलल सर्किट, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप्स वर्क नॉर्मली। मीन टू से, पैरेलल सर्किट में अगर एक अप्लायंसेस वर्क करना स्टॉप कर देता है किसी भी कारण से, किसी भी डिफेक्ट की वजह से, तो बाकी सारे अप्लायंसेस नॉर्मली वर्क करते रहते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट के ख़राब होने से या एक अप्लायंस के ख़राब होने से अदर अप्लायंसेस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज़ इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। किसी भी अदर अप्लायंसेस को अफेक्ट किए बिना हर डिवाइस का, हर अप्लायंस का पर्टिकुलर अपना एक स्विच होता है। कभी भी आप उसको ऑन कर सकते हैं, कभी भी आप उसको ऑफ कर सकते हैं। बट सीरीज केस में सबका स्विच, सारे अप्लायंसेस का स्विच सिमिलर ही होता है। ओके, तो आपको ये दोनों पॉइंट रिमेंबर रखने हैं कि हम होम में पैरेलल सर्किट्स का ही यूज़ क्यों करते हैं। सीरीज सर्किट्स का यूज़ हम डोमेस्टिक वायरिंग में क्यों नहीं करते, या फिर हम कह सकते हैं कि सीरीज सर्किट की डिसएडवांटेज क्या है डोमेस्टिक वायरिंग में। तो इन सीरीज सर्किट, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, यदि सीरीज सर्किट में एक अप्लायंसेस ने अपना वर्क करना बंद कर दिया किसी भी वजह से, तो ऑल द अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप्स वर्किंग, तो बाकी के बच्चे भी सारे अप्लायंसेस वर्क नहीं करते हैं। इसीलिए हम होम में पैरेलल वायरिंग का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इन सीरीज सर्किट ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली। मीन टू से, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का सिंगल स्विच होता है। आप किसी भी पर्टिकुलर अप्लायंसेस को पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक का स्विच ऑन करेंगे, मीन टू से आप सारे स्विचेस ऑन कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट में हमारा सिंगल स्विच होता है। इसीलिए हम होम्स में सीरीज सर्किट का यूज़ नहीं करते। पैरेलल सर्किट्स इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। सो क्वेश्चन आ सकता है कि डोमेस्टिक वायरिंग में कौन से सर्किट्स का हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी एडवांटेज क्या है। दूसरा आपसे अपोजिट क्वेश्चन करके ये पूछ सकता है कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है सीरीज सर्किट्स की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 13, इलेक्ट्रिक पावर। गाइज, अब तक हम 12 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें, आपको इसमें इस पूरे चैप्टर में कुछ भी कंटेंट आपका छूटा नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हम पढ़ते हैं, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, वर्क को करने की रेट क्या होती है? पावर होती है। रेट का मतलब होता है हम टाइम लगा रहे हैं, उस वर्क को करने में हम कितना टाइम लगा रहे हैं, मतलब उसकी रेट, यानी P = W/T, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। इस पावर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी होती है। ओके, द रेट एट विच एनर्जी इज डेसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म एज इलेक्ट्रिक पावर। आप इन बोथ डेफिनेशंस में से पावर की कोई भी डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं, कोई भी डेफिनेशन समझ सकते हैं। गाइस, पावर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर का मेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर का मेन फॉर्मूला होता है P = W/T, जहाँ पे जो W है वो वर्क डन है, जिसकी ऐसा यूनिट हमारी जूल होगी। नीचे हमारा टाइम है, टाइम की ऐसा यूनिट हमारी सेकंड होती है। ओके गाइज, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। चलिए, पावर P इज रिप्रेजेंटेड बाई, पावर P को हम कैसे प्रूव करेंगे? पावर का जो फॉर्मूला है P = VI, उस फॉर्मूले को हम कैसे प्रूव करेंगे? तो जो W होता है वर्क डन, वो QV के इक्वल्स होता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में पढ़ा था, क्योंकि V = W/Q होता है। जब W की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? QV। पावर का फॉर्मूला था हमारा P = W/T। हमने यहाँ पे
W की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है इन द फॉर्मूला ऑफ पावर, दैट इज P इक्वल्स टू W अपॉन टी में। ओके, तो P इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी हो गया। अब करंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो P इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से हमने Q अपॉन टी को सब्स्टिट्यूट करके I लिख दिया है। तो देन हमारा मेन फॉर्मूला क्या बन गया है, P इज इक्वल्स टू वी आई। ये जो पावर का फॉर्मूला है ये है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की फॉर्म में। ओके, अब हम पावर के और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसे कि P इज इक्वल्स टू वी आई है, वैसे ही एक और फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। इस फॉर्मूले में हमने कुछ नहीं किया, बस V की जगह पर हमने आई आर को पुट कर दिया है, जो कि ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर। तो इसी इक्वेशन में अगर आप आई आर को V के इक्वल रखेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला एक और है पावर का, V स्क्वायर अपॉन आर। V स्क्वायर अपॉन आर, वैसे 2 नहीं है, ये स्क्वायर है। ओके, V स्क्वायर अपॉन आर। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने I की जगह पर V अपॉन आर को पुट किया है P इक्वल्स टू वी आई में ही, तो V स्क्वायर अपॉन आर। इस पावर की इलेक्ट्रिक यूनिट SI यूनिट हमारी क्या होती है, वॉट। पावर को हम वॉट में मेज़र करते हैं। तो अब तक हमने पावर के काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला है वो वोल्टेज और करंट के टर्म्स में है, दूसरा करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में है, एंड तीसरा वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के टर्म्स में है। अब आता है क्वेश्चन, डिफाइन 1 वॉट पावर। 1 वॉट पावर क्या होती है? 1 वॉट पावर इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट। अगर किसी डिवाइस में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उस डिवाइस को हम 1 वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी पावर क्या होगी, 1 वॉट। 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सो आई होप अब तक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये पावर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द यूनिट वॉट इज़ वेरी स्मॉल। जो पावर की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है वॉट, वो काफ़ी स्मॉल यूनिट है। इसकी एक और मच लार्जर यूनिट भी होती है जिसको हम बोलते हैं किलो वॉट। इट इज़ इक्वल्स टू 1000 वाट्स। जो किलोवाट है वो 1000 वाट्स के इक्वल होती है, यानी 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट्स। इस डेटा को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डेटा न्यूमेरिकल सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं किलोवाट से वॉट में चेंज करना है या फिर आपको वॉट से किलोवाट में चेंज करना है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली प्रोडक्ट होता है पावर एंड टाइम का। जब हम पावर को टाइम के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, जहाँ पर पी हमारा पावर है और टी हमारा टाइम है। इसकी जो यूनिट है वो होती है वॉट आवर। गाइस, अगर आपको अब तक मेरी वीडियो में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो या कुछ भी चीज़ अंडरस्टैंडेबल नहीं हो, तो आप मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पर। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ किलो वॉट आवर। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है किलो वॉट आवर। 1 किलो वाट आवर में 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स होते हैं। देखिए, 1 किलो वाट में हमारे 1000 वॉट्स थे और 1 आवर में हमारे 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हमने इसको सॉल्व करके लिखा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये 10 टू द पावर 6 है, 106 नहीं है, इट्स 10 टू द पावर 6। अब वॉट इंटू सेकेंड, वॉट सेकेंड को हम जूल भी बोलते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में होती है? जूल में होती है। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आपसे पूछ सकता है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? देन 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 14, अफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से कौन कौन से अफेक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से हमारा एक इंपॉर्टेंट अफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट अफेक्ट टर्म एज हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी कोई करंट पास किया जाता है किसी भी हाई रेजिस्टेंस के वायर से, जो कि निक्रोम का है या किसी और मेटल का बना हुआ है, तो वो काफ़ी हॉट हो जाता है एंड प्रोड्यूसेस हीट, और हीट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एन इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से निक्रोम के, वो हॉट हो जाता है, हीट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग अफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती हैं? तो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी द इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी चीज़ से जिससे हीट प्रोड्यूस होती है वो सारी हमारी किसकी एप्लीकेशन है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट एप्लीकेशन है द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट। और जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो लाइट को प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब। Another common application of heating effect of electric current is a fuse used in electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्यूज यूज होते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। ये हमारे सर्किट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। जब भी उस अप्लायंस में हाई इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूल्स ने एक लॉ दिया था हीटिंग के लिए, तो लॉ के बारे में पढ़ते हैं। दिस लॉ इम्प्लीमाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर, जो रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। मतलब H, यहाँ पर हीट को हम H से डिनोट कर रहे हैं, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। जितना करंट दिया हुआ है उसके लिए कितना रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। फर्स्ट इक्वेशन से हमने देखा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। नेक्स्ट देखा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब हम तीनों इक्वेशनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आएगा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, जहाँ पर H हमारा हीट प्रोड्यूस है जो कि जूल में होगी, I हमारा करंट है जो कि एम्पियर में होगा, R हमारा रेजिस्टेंस है जो ओम में होगा, और T हमारा टाइम है जो कि सेकंड में होगा। गाइस इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि जो लॉज होते हैं उनके स्टेटमेंट हमको एज इट इज़ ही लर्न करने होते हैं। तो आई होप अब तक आपको इसमें समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बट ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिस्क्राइब करिए, उसको एक्सप्लेन करिए। ओके, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है हमारा H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, यहाँ पे H हमारी हीट थी। ओके, अब हम चलते हैं CBSE के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। वैसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब तक आपने सीरीज़ के केसेस पढ़े, पैरेलल के केसेस पढ़े। ये वाला केस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 ये दोनों पैरेलल में हैं, और नीचे वाले जो तीन रेजिस्टेंस हैं R3, R4 एंड R5 ये तीनों भी पैरेलल में हैं। बट ऊपर वाले रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और नीचे वाले रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ में सीरीज में है। तो सबसे पहले हम R1 एंड R2 को सॉल्व करेंगे बाई पैरेलल केस। ओके, तो जब हमने R1 और R2 को सॉल्व किया तो 1/RP इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/40 इज इक्वल्स टू 40 LCM आया। देन न्यूमरेटर में आया 4 + 1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1/RP की वैल्यू आई 5/40। जब हमने रेसिप्रोकल किया तो RP की वैल्यू आई हमारी 8 ओम। नाउ R3, R4 एंड R5 ये तीनों भी हमारे पैरेलल में हैं, तो 1/RP इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो RP की वैल्यू आएगी हमारी 10 ओम। नाउ अपर कॉम्बिनेशन एंड लोअर कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो ऊपर वाले से 8 ओम और नीचे वाले से 10 ओम, इन दोनों को प्लस करने पर आएगा 18 ओम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8। रेजिस्टेंस 8 दे रखा है, करंट हमारी दे रखी है 15, टाइम 2 आवर सॉरी। ओके, तो हमको रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर फाइंड करनी है। रेट फाइंड करने के लिए हम टी का डिवाइड लगा देते हैं, तो ओनली I स्क्वायर R ही हम इसमें निकालेंगे। I स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे 15 × 15, रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाएंगे 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूजेज मोर एनर्जी। कौन सा सेट मोर एनर्जी को यूज़ करेगा। पहले की पावर दे रखी है 250, दूसरे की दे रखी है 1200। ओके, पहले में टाइम 1 आवर, दूसरे में 10 मिनट्स। टाइम को हम दोनों को सेम क्वांटिटी में चेंज कर लेंगे। आफ्टर देन हम E = P × T वाले फॉर्मूले से दोनों की एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे।
टाइम को हम ध्यान रखेंगे, अगर सेकंड मिनट में टाइम है तो हम उसको आवर में कर लेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट आवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R and 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, तो दोनों का हमारा रेशियो कैलकुलेट करना है हमको इलेक्ट्रिक पावर का। पैरेलल में कनेक्ट किए गए यानी हमारा वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसलिए हमने वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज़ किया। P = V² R होता है, दोनों की वैल्यू लगाई, पहले R फिर 2R, दोनों का डिवाइड लगाया, डिवाइड लगाने पे हमारा रेशियो कितना आया, 2:1। कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान से करें। एक की वैल्यू थी R, दूसरे की थी हमारी 2R, तो हमारा रेशियो कितना आया, 2:1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में इस डायग्राम में देखिए हमको अफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसके साथ में 3 ओम और 6 ओम के दो रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं। सो पहले हम 3 ओम और 6 ओम वाले को सॉल्व करेंगे बाय पैरेलल केस। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी R पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू आई 2 ओम। अब 2 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो R सीरीज़ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 ओम। इसमें अफेक्टिव रेजिस्टेंस हो, टोटल रेजिस्टेंस हो, नेट रेजिस्टेंस हो, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस हो, कुछ भी फाइंड करने के लिए है आपको यही करना है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।